हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और हम लोग जो है पिछले दो पार्ट के वीडियोस में जो है पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे और आज जो है हम लोग इसका अंतिम पार्ट का वीडियो देखेंगे। और आज हम लोग जो है इंटेस्टाइन के बारे में जो है इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं मनुष्य के शरीर में जो है आंतों की दो संरचनाएं पाई जाती हैं। एक को जो है बड़ी आंत और दूसरे को जो है छोटी आंत, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग छोटी आंत से जो है बात को आरंभ करेंगे। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ये छोटी आंत जो है इसके साथ जुड़ा हुआ ये छोटी आंत का भाग है। ये पूरा जो है छोटी आंत है। छोटी आंत, अमाशय और छोटी आंत के बीच जो है एक वाल्व रहता है यहाँ पर, जिसको जो है हम लोग पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, है ना। एक कपाट, एक दरवाजा पेशीय कपाट के तरह का होता है, दरवाजा के तरह का होता है। और ये जो है भोजन को अमाशय से छोटी आंत में तो आने देता है, लेकिन जो है आंत में आया हुआ भोजन को वापस अमाशय में जाने से रोकने का काम करता है। इसका नाम है पाइलेरिक वाल्व। याद रखिएगा, पाइलेरिक वाल्व एक कपाट जैसी संरचना होती है, पेशीय कपाट होता है। ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई लगभग जो है 6 से 7 मीटर के लगभग होती है। यदि फीट में कहें तो लगभग 22 फीट जो है इसकी लंबाई होती है। अब हम लोग चले आते हैं छोटी आंत कितने भागों में बटा हुआ है। तो मुख्य रूप से जो है यदि हम लोग देखें तो छोटी आंत का जो प्रमुख भाग है उसको 3 भागों में जो है बांट सकते हैं हम लोग। पहला भाग को ग्रहणी या जो है डुओडेनम कहा जाता है। दूसरा भाग जो है मध्यांत्र जिसको जैजुनम कहा जाता है। और तीसरा भाग जो है शेषांत्र जिसको इलियम के नाम से जाना जाता है। यानी जो है छोटी आंत के ये 3 भाग हो गए, पहला ग्रहणी, दूसरा मध्यांत्र और तीसरा जो है शेषांत्र। तो ग्रहणी कौन सा भाग होता है? आप यदि यहाँ एक मैं छोटा सा चित्र बना रखा हूं, आप उसको देखेंगे तो ग्रहणी जिसको जो है डुओडेनम कहते हैं, ये भाग जो है यानी अमाशय के बाद का पहला जो है यू आकार का जो भाग है, ये वाला भाग, ये जो है डुओडेनम है। दूसरा भाग जो है इसका मध्य भाग होता है जिसको जैजुनम कहते हैं, आप इसको मान सकते हैं, ये जैजुनम का हिस्सा है। और ये जो अंतिम भाग होता है इसको इलियम कहा जाता है। और सबसे पहले हम लोग डुओडेनम का जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसको ग्रहणी कहते हैं। ये अंग्रेजी में जो है यू जिस तरह से लिखा रहता है ना, वैसे ही यू आकार की एक मुड़ी हुई संरचना होती है। इसका संरचना यू आकार का है। ये अमाशय के जोड़ और अग्नाशय के पास स्थित होता है। अमाशय से जहां ये जुड़ा हुआ है और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के काफी करीब स्थित है। ग्रहणी की जो दीवारें होती है यानी इसका जो इनर वॉल होता है वो जो है बर्नर ग्लैंड उसमें पाया जाता है ना। उसमें जो है बर्नर ग्लैंड पाया जाता है जो कि क्षारीय श्लेष्मा का स्राव वहां पर करती है। यानी क्षारीय पदार्थ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आंत जो है अम्लीय पदार्थ को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए जो है भोजन इससे पहले कि आंत में प्रवेश करे, यहाँ पर जो है जो बर्नर्स ग्लैंड्स है वो क्या करता है, एक क्षारीय श्लेष्मा यानी म्यूकस जो है उसका स्राव करना चालू करता है और भोजन को अम्लीय से जो है क्षारीय रूप में बदल देता है। छोटी आंत से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं, जहां छोटी आंत में भी भोजन का पाचन प्रक्रिया चलता है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार के जो है हम लोग हार्मोन्स को देखते हैं। पहला जो है सिक्रेटिन नाम का हार्मोन है। यह ग्रहणी की एस कोशिकाओं से जो है यानी एस सेल से निकलता है और यह पैंक्रियाज जूस के स्रवण को प्रेरित करता है। पैंक्रियाज से जो रस छूटते हैं जिसको पैंक्रियाज जूस कहते हैं, उसको छोड़ने के लिए प्रेरित करने का काम कौन करता है? सिक्रेटिन नामक हार्मोन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, हालांकि पाचन का काम जो है एंजाइम्स करता है, लेकिन इसमें जो है हार्मोन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हार्मोन्स का मतलब ही उत्तेजक पदार्थें हो गई, यानी कि जो है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, यह उत्तेजना पैदा करता है। तो सिक्रेटिन का काम क्या हो गया? सिक्रेटिन जो है कहां से निकलती है? तो ग्रहणी की जो है एस सेल से जो है वो निकलती है और निकल करके जो है क्या करती है वो, तो ये निकल करके जो है पैंक्रियाज जूस को जो है प्रेरित करती है श्रवण करने के लिए। पैंक्रियाज को कहती है कि अपना जूस जो है छोड़ो। दूसरा जो है हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। इसे जो है पैंक्रियोजाइमिन के नाम से भी जाना जाता है और यह अग्नाशय के रस के स्राव को संकुचित करके क्या करती है? ये बाइल जूस यानी कि जो है पित्त रस को जो है
छोटी आंत में प्रवेश करने में सहायता करती है। यानी इसका मुख्य कार्य जो है पित्त रस को आने के लिए सहायता करना होता है, ताकि भोजन के भाग में ये पित्त रस मिल जाए। तीसरा तरह का हुआ गैस्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। गैस्ट्रिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय के जी सेल से जो है निकलती है। इसका स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका स्रावन होता है जी सेल से, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गैस्ट्रिन का जो है स्रावन कहाँ से होता है, या गैस्ट्रिन जो है किस प्रकार के हार्मोन की श्रेणी में आता है। तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमाशय के जी सेल, ग्रहणी तथा अग्नाशय, ये सब के द्वारा जो है स्रावित होता है। ये तीनों अंग जो है इसका श्रवण करते हैं। और गैस्ट्रिक अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करता है। ये क्या करता है? उसको कहता है कि HCl2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करता है। इसके बाद जो है हम लोग चले आते हैं मोटिलिन में। मोटिलिन जो है यह जो है आंत के एम सेल द्वारा स्रावित होता है। एम सेल जो है इसका श्रावण करता है। यह विशेष रूप से ग्रहणी और मध्यांतर में, ग्रहणी जो है पहला भाग हो गया, मध्यांतर जो है छोटी आंत का बीच वाला भाग हो गया। तो ये ग्रहणी और मध्यांतर में पेप्सिन के स्राव को जो है प्रेरित करता है, पेप्सिन का स्राव करने का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंट्रोगैस्ट्रॉन की बात करते हैं। एंट्रोगैस्ट्रॉन जब अमाशय या छोटी आंत में फैट युक्त भोजन यानी वसा से युक्त भोजन, बहुत ज्यादा चर्बी वाला पदार्थ या तैलीय युक्त पदार्थ जब हम लोग खा लेते हैं, तो ये जब पहुंचता है हम लोगों के छोटी आंत में, तो ग्रहणी की श्लेष्मा झिल्ली द्वारा जो है एंट्रोगैस्ट्रॉन हार्मोन का स्राव होता है ना। जब वसा वाला पदार्थ खा लेते हैं तब जो है किसका स्राव होता है? एंट्रोगैस्ट्रॉन हार्मोन का स्राव होता है। यह जठर ग्रंथि से होने वाले स्राव को जो है कंट्रोल करता है। जठर ग्रंथि से जो भी स्राव होता है उसको कंट्रोल करने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है यहाँ ग्रहणी के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की। ग्रहणी किसको कहते हैं, इसका आकार कैसा होता है, इससे स्रावित तो होने वाले जो है कौन कौन प्रकार के हार्मोन्स वगैरह हैं इसके बारे में, और एंजाइम्स के बारे में भी बात किए। आ जाते हैं मध्यांतर की बात करते हैं, जिसको हम लोग जैजुनम कहते हैं, ये वाला भाग। तो मध्यांतर जो है ये छोटी आंत के मध्य का भाग है, छोटी आंत का बीच का भाग, इसलिए मध्यांत से मध्य समझ सकते हैं आप। ये जो है इसके मध्य का भाग है जो ग्रहणी और क्षुद्रांत के मध्य स्थित होता है। ऊपर ग्रहणी नीचे क्षुद्रांत, और उसके बीच का भाग जो है मध्यांतर हो गया। यह जो है 2.5 मीटर लंबी और लगभग 4 सेंटीमीटर मोटी जो है एक कुंडलित नलिका है। कुंडलित मतलब बहुत सारा कॉइल जैसा बना हुआ, लिपटा हुआ या मुड़ा हुआ, इस तरह की नलिका होती है। ठीक है, यहाँ पर भी भोजन का पाचन का प्रक्रिया चलता है। ये फैल करके भोजन को आने का और स्थान बनाता है। इसके बाद जो है इसका जो निचला भाग है जिसको इलियम कहते हैं, इलियम में आ जाते हैं। ये छोटी आंत का सबसे निचला भाग होता है, अंतिम भाग होता है, और ऊपरी दो भागों से ज्यादा लंबा होता है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर के लगभग होती है। यह ऊपरी दो भागों से अधिक लंबा होता ही है। मध्यांतर से जो बचा हुआ पोषक पदार्थ होता है भोजन का, उसको जो है अवशोषित करने का जो है ये काम करता है। आप इसमें देख सकते होंगे इलियम में जो है ना, इलियम में एक उंगली नुमा जो है संरचना पाई जाती है ना। इस उंगली नुमा संरचना के द्वारा जो है, जिसको हम लोग आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने छोटा सा बनाया है, इसमें इस तरह से उंगली नुमा संरचना जो है पाई जाती है, जिसको विली या विलाई कहा जाता है। और ये विली या विलाई जो है ये भोजन के तत्वों का अवशोषण करने का जो है कार्य करती है। तो मैंने वो भी बताया है आपको कि जो है इलियम में जो है ये मध्यांतर के बचे हुए जो भोजन के पोषक पदार्थ होते हैं उसको अवशोषित करने का काम करता है। और यहाँ प्रोटीन का अवशोषण जो है किया जाता है। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन का अवशोषण किया जाता है। यहाँ से प्रोटीन का अवशोषण होता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये बचे हुए पोषक पदार्थ को अवशोषित करके रुधिर और लसिका में जो है मिश्रित कर देती है। वो कहाँ मिला देती है? जो भी पोषक पदार्थ है उसको रुधिर और लसिका में जो है भेजती है। इलियम में एक एंजाइम भी पाया जाता है जिसको इरेप्सिन कहा जाता है। इरेप्सिन नामक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है इरेप्सिन का क्या कार्य है, तो इरेप्सिन का कार्य जो है प्रोटीन का पाचन करना है, प्रोटीन को पचाना है। इरेप्सिन जो है
इरेक्टिन पेप्टाइड को जो है अमीनो एसिड में बदल देता है और अमीनो एसिड में बदलने के बाद जो है प्रोटीन का पूर्णतः पाचन संभव हो जाता है, प्रोटीन पूरी तरह से पच जाता है। इसी तरह जो है और भी प्रक्रिया में आ जाए तो प्रोटीन को अमाशय, अग्नाशय और छोटी आंत के माध्यम से भी पचाया जाता है। अन्य जगहों पर भी प्रोटीन का पाचन होता है और इसमें माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज को पचाता है, सुक्रेज जो है सुक्रोज को पचाता है और जो है ग्लैक्टेज जो है ग्लैक्टोज को पचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है छोटी आंत के संदर्भ में जो है यहाँ जानकारी की, जो विशेष बातें हैं इसके जानने के संबंध में, इसकी लंबाई, इसके मुख्य भाग, है ना, और इससे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स को जो है जानना है। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग इसका अंतिम भाग में चले आते हैं और इसके अंतिम भाग के रूप में हम लोग जो है बड़ी आंत का भी अध्ययन करेंगे। तो बड़ी आंत के बारे में अब हम लोग जानेंगे। छोटी आंत की जानकारी हम लोगों ने ली थी, अब इसके बाद बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंस्टेंटाइन कहते हैं। छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत अधिक चौड़ी होती है, लेकिन इसकी लंबाई कम होती है, यानी कि जो है बड़ी आंत की चौड़ाई अधिक होती है, लंबाई कम होती है। एक वयस्क मानव के अंदर जो है बड़ी आंत की लंबाई लगभग जो है 1.5 मीटर और चौड़ाई इसकी जो है 6.7 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह दो मुख्य कार्यों का संपादन करती है। बड़ी आंत का कार्य यदि पूछा जाए तो दो मुख्य कार्यों का संपादन करती है। एक पहला कार्य जो है वो है जल का अवशोषण, है ना, जल का अवशोषण का कार्य करती है। दूसरा है अपचित भोजन का निष्कासन, यानी भोजन जो पचा नहीं, जिसका पौष्टिक पदार्थ जो है ग्रहण नहीं किया गया या जो अपशिष्ट रूप में प्राप्त हो गया उसको शरीर से बाहर निकालना, यह भी जो है इसका काम है। इस तरह से यदि हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसकी संरचना को, ये बड़ी आंत की संरचना बनाई गई है। बड़ी आंत का जो है 3 मुख्य भाग होता है। 3 मुख्य भाग में जो है पहला हो गया जो है उंडुक यानी सीकम जिसको कहते हैं, दूसरा हो गया बृहदांत जिसको कॉलोन कहते हैं और तीसरा हो गया रेक्टम यानी मलाशय। ये 3 भाग हैं, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ये जो भाग है यहाँ पर, जहाँ पर ये छोटी आंत आकर इसके साथ मिलती है, ये भाग जो है उंडुक कहलाता है। उंडुक के बाद जो है ये पूरा भाग जो है कॉलोन कहलाता है। ये 3 तरफ से ये जो है कॉलोन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग जो बृहदांत्र भी कहते हैं, टेक्निकल भाषा में जो है इसको कॉलोन कहते हैं हम लोग। और इसका जो है ये भाग ऊपर की ओर जो जा रहा है, जहां से भोजन जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, ये असेंडिंग कॉलन या जो है आरोही बृहदांत कहलाता है। जबकि ये वाला भाग जो है ट्रांसवर्स कॉलोन के नाम से जाना जाता है और ये नीचे की ओर आता हुआ जो भाग है ये डिसेंडिंग कॉलन या अवरोही बृहदांत कहते हैं। इसके बाद जो है भोजन जो है यहाँ मलाशय में यानी रेक्टम में पहुंच जाता है, ये रेक्टम का हिस्सा है और रेक्टम के बाद जो है एनस द्वारा जो है शरीर से बाहर आ जाता है। तो आइए हम लोग जो है एक एक भाग का बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि बड़ी आंत के जो है विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले सीकम की यदि बात करें हम लोग तो ये 6 सेंटीमीटर लंबी थैली होती है। इसकी लंबाई जो है, इस थैली की लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, यानी ये भाग जो है 6 सेंटीमीटर लंबी थैली जैसी संरचना है। और इसके अंदर की दीवारों पर जो है ना श्लेष्मिक रस की ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा छोड़ती है। श्लेष्मा का मतलब म्यूकस हो गया, चिपचिपा पदार्थ हो गया, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको जो है बाहर निकलने के लिए चिकनाहट की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष्मा छोड़ता है। सीकम के एक सिरे पर जो है 8 सेंटीमीटर एक लंबी संरचना पाई जाती है। ठीक यहाँ पर जो है एक संरचना होगी सीकम के नीचे, ये लगभग 8 सेंटीमीटर एक लंबी संरचना होती है। ये संरचना एक्चुअल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग के बारे में जो है आप जानते होंगे कि वैसे अंग जो अब केवल एक अवशेष के रूप में है, यानी पहले कभी ये प्रयोग में लाए जाते थे या शरीर द्वारा इसका कोई इस्तेमाल था, लेकिन वर्तमान में जो है इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसको जो है कृमि रूप परिशेषिका जो है कहा जाता है। इसको भर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। कभी कभी इसी में जो है सूजन वगैरह हो जाता है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो है लोगों को कराना पड़ता है। समय पर नहीं कराने पर ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें जहरीले तत्व जो है यदि फट जाते हैं तो इंसान की मौत भी हो सकती है। ये हम लोगों के जो है दाईं ओर नीचे नाभि से जो है एकदम कॉर्नर में दाईं ओर जो है मौजूद होता है। इसे क्या कहते हैं? इसको भर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है और उस समय जो है इसका ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसका हमारे शरीर में वर्तमान में कोई काम नहीं। हालांकि जानवरों में जो है अभी भी इसका काम होता है।
वो लोग कच्चे पदार्थों का और कच्चे भोजन करते हैं, इसलिए उन भोजन को पचाने के लिए ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है उनके शरीर में एक्टिव है, लेकिन हम लोगों के शरीर में ये एक अवशेषी अंग के रूप में जो है मौजूद है। तो ये तो हम लोगों ने जो है सिक्कम के बारे में जाना। चले आते हैं बृहदांत यानी कॉलोन की बात करते हैं। ये बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है, यानी यहाँ से लेकर जो है ये पूरा भाग जो है कॉलोन ही कहलाएगा, है ना। तो ये सबसे लंबा भाग है, इसकी लंबाई लगभग 1.3 मीटर होती है और ये देखने में जो है एक उल्टी नलिका आप देख सकते हैं, या उल्टा यू नलिका टाइप का रहेगा। शेप इसका यू है और ये नलिका के रूप में जो है मौजूद है। और इसके 3 भाग हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। दिस इज असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन है और ये जो है डिसेंडिंग कॉलन हो जाएगा। डिसेंडिंग कॉलन मलाशय में खुलता है। डिसेंडिंग कॉलन मतलब ये भाग का जॉइंट्स कहाँ पर है, ये मलाशय में जो है ये जुड़ा हुआ है ना। ये मलाशय में खुलता है, जो मल द्वार यानी एनस के रूप में जो है शरीर के बाहर खुल जाता है। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें जो है तो इलियम एवं कोलोन के जोड़ पर जो है इलियोशिकल वाल्व होता है, जो भोजन को वापस आंत में जाने नहीं देता। सिक्कम मतलब ये जगह पर, ये सिक्कम है, यहाँ पर छोटी आंत के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक वाल्व होता है ना। ये वाल्व क्या करता है, छोटी आंत से जो भोजन इधर से इसके अंदर जाता है उसको फिर वो वापस इधर ना लौटे, इसके लिए जो एक वाल्व होता है, एक दरवाजा, एक कपाट होता है, जिसका नाम क्या है, इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व कहते हैं इसको, है ना। पूछा जा सकता है आपको कि जो है छोटी आंत और सिक्कम के बीच जो है क्या होता है, तो आपको बता सकते हैं कि एक वाल्व होता है जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। ये भोजन को वापस जो है छोटी आंत में जाने से जो है रोकने का काम करता है। चले आते हैं वापस हम लोग रेक्टम में। रेक्टम का मतलब होता है मलाशय, मल का आशय यानी मल जहां पर आकर के जो इकट्ठा होता है। यह बृहदांत का अंतरिम भाग को जो है रेक्टम कहा जाता है। यह नलिका जैसा ही एक संरचना है। मानव और कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जिसमें रेक्टम जो है सीधा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेक्टम जो है सीधा है ना। तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि कुछ और भी स्तनधारी हैं जिसमें रेक्टम सीधा होता है, सभी स्तनधारियों में ऐसा नहीं है ना। और इसकी लंबाई लगभग जो है 10 से लेकर जो है 15 सेंटीमीटर के लगभग जो है होती है। यह अपशिष्ट मल का जो है अल्पस्थायी संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी यहाँ पर स्थायी रूप से मल का संग्रह नहीं होता, अस्थायी रूप से इधर से पाचन की प्रक्रिया में जो है जो भोजन आकर यहाँ जमा होता है वो अस्थायी रूप से जो है यहाँ पर होता है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जमा होने के बाद जो है हम लोगों के शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको न्यूरल रिफ्लेक्स जो है कहा जाता है। न्यूरल रिफ्लेक्स हिंदी में कहें तो तांत्रिक परिवर्ती कहा जाता है, तंत्रिक परिवर्ती कहा जाता है। ये एक ऐसा जो है परिवर्ती क्रिया है जिससे कि हम लोगों के मन में जो है मल त्याग की इच्छा होती है। जैसे मल आकर यहाँ रेक्टम में जमा होता है, एक प्रक्रिया आरंभ होती है जिसको जो है न्यूरल रिफ्लेक्स कहा जाता है, यानी तंत्रिक प्रतिवर्ती कहा जाता है। ये प्रक्रिया जो है हम लोगों को मल त्याग की इच्छा जो है उत्पन्न करती है, जिससे मनुष्य मल त्याग को जो है उद्धत होता है। और इसका जो है एकदम अंतिम भाग में आ जाते हैं जिसे एनस या गुदा कहते हैं। यह 1 इंच लंबी एक नालिका होती है जो मल को जो है शरीर से बिल्कुल बाहर निकाल देने का कार्य करती है। तो ये तो जो है हम लोगों ने जो है बड़ी आंत की संरचना को भी देख लिया, इसके विभिन्न अंगों का कार्य देखा। अब पाचन के जो है चरणों को देख लेते हैं। पाचन के चरण जो है मुख से स्टार्ट होकर जो है 5 प्रक्रियाओं में जो है संचालित होता है, जिसको इनगैसेंस कहा जाता है, यानी अंतःकरण। जब हम लोग भोजन अपने अंदर डालते हैं उसके बाद उसका पाचन का प्रक्रिया चालू हो जाता है, डाइजेशन। फिर उसका अवशोषण होता है, इसको ऑब्जर्प्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब जो है एसिमिलेशन, और उसका मतलब होता है कि ऊर्जा का संग्रह करना, यानी आपके भोजन से जो पौष्टिक पदार्थ है उसको लेकर शरीर जो है अपनी एनर्जी लेना चालू करता है। और अंतिम प्रक्रिया जो डिफेक्शंस की होती है, जिसको उत्सर्जन कहते हैं। बचे हुए पदार्थ जो है मलमूत्र के रूप में जो है शरीर से बाहर आने को डिफेक्शंस कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो है पाचन तंत्र की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजों को पढ़ा। आप लोग सोच रहे हैं बहुत सारी चीजों को यहाँ छोड़ दिया गया। एक्चुअली मैं जो है अन्य वीडियो के माध्यम से जो है आपको उन ग्लैंड्स के बारे में जो है और उससे स्रावित होने वाले जो है हार्मोन और एंजाइम के बारे में जो है ग्लैंड्स नामक जो है किसी वीडियोज में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यकृत के बारे में यहाँ जो है विस्तार से चर्चा नहीं की, है ना। आपके मन में ये सवाल होगा कि मल का रंग जो है पीला कैसे हो जाता है,
तो यकृत जो है बिलिरुबिन नामक तत्व छोड़ता है, जो कि जो है उसमें मिला दिया जाता है काइम में, और काइम का रंग जो है क्या हो जाता है, मैंने पहले भी काइम और काइल के बारे में आपको बताया था, है ना। तो उसमें जो है बिलिरुबिन नामक तत्व मिला दिए जाने से जो है क्या होता है, मल का रंग पीला हो जाता है ना। कभी कभी जो है यही बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो शरीर का रंग पीला हो जाता है, आंख पीला हो जाता है, और हम लोग इसको जो है कमला रोग या फिर जो है जॉन्डिस कहते हैं, है ना। पांडु रोग भी कहा जाता है। ये रोग जो है इसी कारण होता है, ये जो है लीवर से संबंधित एक डिजीज हो जाता है। तो हम लोग जो है जो जानकारी इसमें जो है हार्मोन और एंजाइम्स के बारे में मैं नहीं दे पाया, वो आपको जो ग्रंथियों से संबंधित जो वीडियोस होगा उसमें मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। थैंक यू।